Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कलकत्ता, अंग्रेजों की भूतपूर्व राजधानी, एक पान के जोड़े सा तालमेल है यहाँ की जिंदगी में, जहाँ अंग्रेजी इमारतों में अभी भी गुरूर है और सड़कों के नाम किताबों से ज्यादा इतिहास पढ़ा जाते हैं। न्यूज बुलेटिन और अखबारों से ज्यादा खबर यहाँ की चाय की टपरी पे मिलती है। इस शहर की चाल ढीली नहीं है, बल्कि इसमें मजा है धीमी आंच पे पकती बिरयानी का। एक ऐसा शहर जहां टैक्सी, ट्राम और टांगा एक ही सड़क आपस में बांटते हैं और जहां हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक ही थाली में खाते हैं। इस शहर की अंगड़ाई लेती जिंदगी को देख लगता है कि एक आराम पसंद इंसान शीशम से बनी अपनी रॉकिंग चेयर पे हुक्का गुड़गुड़ाते दोपहर आंगन में बैठ ग्रामोफोन पे कोई रिकॉर्ड सुन रहा है। कलकत्ता वो अध्याय है हिंदुस्तान के इतिहास का जहां 3 छोटे गांव मिल एक महानगर की नींव रखते हैं। कलिकत्ता, गोविंदपुर और सुतानुटी, इन 3 गांवों को अंग्रेजों ने कलकत्ता की शक्ल दी, जो आगे चल के अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ बना हिंदुस्तान में। माना यह भी जाता है कि यहाँ की देवी काली के आदर में इस जगह को काली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिस वजह से इस शहर का नाम कलिकत्ता पड़ा। और जब बात छिड़े कलकत्ता के खाने की, तो लाजमी है कि इस कहानी की शुरुआत मछली से की जाए। ऐसा जुनून है बंगाल में मछली खाने का। Bengal has unique fish culture. मछली 90% समुंदर के है, पर बंगाल में 90% मीठा पानी का। कलिकत्ता बंगाल का वो ऐतिहासिक गांव जिसने इस महानगर की नींव रखी, मूलतः एक मछुआरों की बस्ती थी। और मछली सिर्फ कलकत्ता के खाने का ही नहीं, बल्कि इन लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बंगाली घरों में लड़की जब शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो एक नियम अनुसार उसे पानी में से एक जिंदा मछली पकड़ने को कहा जाता है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि वो कितनी कुशलता से मछली को संभाल सकती है और पका सकती है। शादी के दिन दूल्हे की तरफ से कई तरह की सजी हुई ट्रेस भेजते हैं, जिसे बंगाली में तोत्तो कहते हैं, जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और इसके साथ एक खास तोत्तो तैयार किया जाता है, जिसमें गहनों से सजी मछली दी जाती है। That's a very symbolic also. बंगाली तहजीब में मछली को बरकत और खुशहाली की निशानी माना जाता है। यहाँ तक कि बंगाल के ब्राह्मण भी मछली से परहेज नहीं करते। ब्राह्मण जो बंगाल का था, वो लोग भी सोचा इसको खाने से अच्छा होगा, तो उन्होंने बोला ये फ्रूट ऑफ द रिवर बोल के खा लिया। और बंगाल की रसोई में अलग अलग तरह की मछली को ले स्नैक्स से लेके मेन कोर्स तक सैकड़ों डिशेस बनाई जाती हैं। पत्ते में लिपटी पातुरी,
ग्रेवी वाली माछेर झोल या फिर दही में बनी दोई माछ मशहूर फिश डिशेस हैं कलकत्ता की। और इन डिशेस में अगर एक डिश ऐसी है जिसे माछ का सरताज माना जाता है तो वो है इलिश माछ, जिसके स्वाद से जुड़े हैं कई किस्से और कहानियां। बंगाल के व्यंजनों में शायद सबसे बेशकीमती और अमूल्य जो समझा जाता है वो इलिच माछ है। कहानियों में ये सुनने को मिलता है कि जब विधवा थी जिसका मछली खाना वर्जित होता था, वो मरते मरते अपने पति से कहती थी कि आखिरी सांस में कम से कम पतिदेव ये तो कह जाओ कि मेरे जाने के बाद तुम इलिच माछ खा सकती हो। और यो मछली को जलतुरई कहते हैं। इस मछली में बहुत कांटे होते हैं तो खाना बड़ा परेशानी का काम होता है। बाबर नामे में बाबर कहता है कि हिंदुस्तान की मछलियाँ खाना बड़ा झंझट का काम है और इलिच माछ शायद सबसे झंझट का काम है। मगर यदि उसको भाप में पकाया जाए और कुशल कारीगर उसका सारे तमाम कांटे एक धागे की तरह खींच के निकाल दें तो उसको खाने का मजा ही निराला है, जो सोरचे के मसाले के साथ खाई जाती है। मछली पकड़ने और खाने का सबूत हमें 30,000 साल पुरानी भीमबेटका गुफाओं के चित्रों में भी देखने को मिलता है। और आज कलकत्ता के खाने की पहचान बन चुकी हैं यहाँ की अलग अलग माछ। मगर यह मानना बेबुनियाद होगा कि कलकत्ता का सारा खाना मछली से शुरू और मछली पे ही खत्म होता है। और हिंदुस्तानी खाने में षड्रस का महात्म्य है तो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा, केरल में और बंगाल में, जहाँ खाना कोर्स वाइज एक तरह से खाया जाता है और हर कोर्स के साथ स्वाद बदलता है। अगर आप शुक्तो खाएंगे तो थोड़ी कड़वाहट है, आप बिटर्स पहले खाएंगे ताकि आपके डाइजेस्टिव जूसेस फ्लो करें, उसके बाद आप कुछ झोल खाएंगे जिसमें तीखापन है, कहीं मिठास आपके खाने में होगी। षड्रस एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है जहां खाने को पौष्टिक और संतुलित बनाए रखने के लिए 6 स्वाद कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, गरम और ठंडा खाने में होना अनिवार्य माना गया है। षड्रस का जिक्र हमें आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत और चरक संहिता में भी मिलता है, जिनकी रचना लगभग 2800 साल पहले हुई थी। खाना चाहे कड़वा हो, मीठा, तीखा, नमकीन या खट्टा, बंगाली थाली में इनका साथ देते हुए आपको चावल और लूची जरूर मिलेंगे। चावल के उत्पाद में बंगाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और ये फुलफुलाती लूची पूरी का ही एक रूप है जिसे बंगाली बड़े चाव से खाते हैं। लूची बंगाल के खाने का एक अहम हिस्सा है और बंगाली लोग इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाना पसंद करते हैं। इसे बंगाली शादियों में, पूजा के समय और खास कर त्योहारों में परोसा जाता है। ये मैदे से बनाई जाती है और अगर इसमें मटर और दाल की फिलिंग डाली जाए तो इसे कचौरी या पूरी का नाम दिया जाता है, जो कि बंगाली लोगों की पसंदीदा डिश है। लूची या पूरी एक प्राचीन डिश है हिंदुस्तान की, जिसका सेवन 3000 साल से भी पहले से किया जा रहा है और संस्कृत में इस लूची या पूरी को पूरिका के नाम से जाना जाता था। स्वाद की कई परतें हैं कलकत्ता के खाने में, जहां एक तरफ प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांत, षड्रस, शाक सब्जी और माछ देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के खाने पे एक गहरा मुस्लिम रंग भी देखने को मिलता है। हम ये भूल जाते हैं कि भले बंगाल पर कब्जा मुगल बादशाहों का औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, इस्लाम बंगाल में पहुंच चुका था समुद्र के रास्ते ढाका में चिटगांव के बंदरगाह से बहुत पहले। सूफी सिलसिला वहाँ का बड़ा अलग रहा है। तो खाने का जो अंतर है बंगाल का और सूबों का, अगर कुछ बुनियादी क्विजीन्स हिंदुस्तान में है तो उनमें एक बंगाल का क्विजीन है। मुस्लिम खाने की 2 डिशेस, मटन चाप और कलकत्ता की बिरयानी, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल की ही तरह मशहूर है यहाँ के लोगों में। यहाँ लोग आते हैं, बिरयानी के साथ चाप जरूर खाते हैं, बगैर चाप की बिरयानी नहीं होती। और अब तो ऐसा हो गया है कि बिरयानी चाप एक कॉम्बो हो गया है। बिरयानी वो किरदार है हिंदुस्तानी खाने के महाकाव्य में जो पाई तो हर शहर और सूबे में जाती है, मगर इसका स्वाद और बनाने का तरीका
हर कोस बदलता है। कलकत्ता में मिलने वाली बिरयानी की खासियत है कि इसमें गोश्त और चावल के साथ आलू जरूर पड़ता है। लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद किया, अडैप्ट भी किए, और अब तो बगैर आलू की बिरयानी चलती नहीं है सिर्फ कलकत्ते में नहीं, पूरे बंगाल में। अब आप पूछिएगा आलू क्यों देते हैं, अब ये तो भाई वाजिद अली शाह साहब से ही पूछना होगा कि आलू जमाने में क्यों दिया गया। अवध के आखिरी नवाब, खाने और कला के शौकीन वाजिद अली शाह को जब अंग्रेजों ने अवध से बेदखल किया तो वो कलकत्ता की ओर रवाना हुए और अपने साथ लाए खास चुनिंदा खानसामे जो उनकी पसंद का खाना बनाते। कहानियों के अनुसार वाजिद अली शाह की देखा देखी जब कलकत्ता के लोगों ने बिरयानी बनाना शुरू किया तो उनमें से काफी लोग इतनी तादाद में गोश्त खरीदने में असमर्थ थे और इस गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के आम लोगों ने बिरयानी में आलू डालना शुरू किया और आज आलू और गोश्त से बनी इस कलकत्ता बिरयानी ने लखनवी और हैदराबादी बिरयानी के साथ अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एक शहर के खाने और क्विजीन का बढ़ना निर्भर है वहां आ बसे समुदायों के ऊपर और कलकत्ता में यह बखूबी देखने को मिलता है जहां हिंदू और मुस्लिम के अलावा यहूदी, अंग्रेजी और चाइनीज प्रभाव यहां के खाने पे नजर आता है। कलकत्ता के पूर्वी छोर पे स्थित चाइना टाउन में खाके आपको हिंदुस्तान में ऑथेंटिक चाइनीज क्विजीन का सबसे नजदीकी अनुभव मिलेगा। बहुत बड़ी तादाद में चीनी रिफ्यूजी यहाँ आकर बस गए और ये टेंगड़ा में जहाँ चमड़े का काम होता था वहाँ बसे हैं, जो कलकत्ता का चाइना टाउन कहलाता है। और यहाँ जो चीनी खाना मिलता है वो बुनियादी तौर पर ये अधिकांश लोग कैंटोन से आए थे तो कैंटोनीज़ है। तो रोचक बात यह है कि जहाँ हिंदुस्तान के और हिस्सों में आपको शेजवान का खाना ज़्यादा मिलता है जो तीखा मिर्च मसाले के कारण हिंदुस्तानी ग्राहक को पसंद आता है, कलकत्ता के चीनी समुदाय में जो खाना मिलता था वो दुर्गंध के बावजूद लोग खाने इसलिए जाते थे कि वो असली चीनी खाना था। वो गुजराती चीनी खाना नहीं था, वो तमिल मद्रासी चीनी खाना नहीं था, वो दिल्ली का पंजाबी चीनी खाना नहीं था, बल्कि वो चीनी खाना था। और चीनी खाने की एक खास प्रकार थी जो कैंटनीज था। 19वीं सदी की शुरुआत में कैंटोन से करीब 300 से 400 चाइनीज कलकत्ता आ बसे और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सफेद क्रिस्टलाइज्ड शुगर को हम चीनी कहते हैं उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे चीनी लोग हिंदुस्तान लाए अंग्रेजी शासन के दौरान। और इस चीनी के अलावा एक और तोहफा जो इस समुदाय ने हिंदुस्तानी खाने को दिया वो था चाइनीज क्विजीन का। चाइनीज से वो लोग जैसा बहुत दोस्ती बन गया था तो घर में लेके आता कोई इंडियन लोग का घर में खाना खिला रहा है तो वो लोग मालूम हो गया कि चाइनीज खाना कैसा इतना अच्छा है और खा के कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है और खाने से हेल्दी है। और इस चाइनीज क्विजीन का एक पहलू जो आपको स्कूल की कैंटीन और रेलवे स्टेशन से लेके फाइन डाइन रेस्टोरेंट में मिलेगा वो है नूडल्स। नूडल्स की इजाद चाइना के येलो रिवर के पास की मानी जाती है आज से कुछ 4000 साल पहले। मगर भारत में नूडल्स की ही शक्ल का पायसम भी लगभग 3000 साल पहले से खाया जा रहा है। एक ठहराव है इस शहर की शख्सियत में जहां 21वीं सदी में भी इतिहास की सैकड़ों कड़ियां जुड़ी हैं यहां के खाने से। সহজ মানুষ ভোজে দেখ নাই মন দিব্য জ্ঞানে সহজ মানুষ ভোজে দেখ নাই।
कलकत्ता में मिलने वाला खाना एक पोथा है यहाँ के इतिहास का, और बंगाली, मुसलमान और चाइनीज के अलावा एक गहरा प्रभाव जो यहाँ के खाने पे देखने को मिलता है वो है अंग्रेजी और यूरोपियन खाने का। जिन बंगालियों ने 19वीं सदी में हिंदुस्तान के रेनेसां पीरियड में अपना चाल चलन ढाल बिल्कुल अंग्रेजी कर दिया था, ब्रह्मो समाज वालों ने, भद्रलोक ने, जिनमें टैगोर का परिवार भी था, जिनमें सत्यजित रे के पुरखे भी थे, तो इन लोगों के खान पान में विदेशी यूरोपीय खान पान की बड़ी गहरी छाप थी। और जब ये हिंदुस्तान की राजधानी था ब्रिटिश एम्पायर के दिनों में, तो यहाँ तरह तरह के कारीगर आते थे, इटली से कन्फेक्शनर्स मोंजिनी सरीके, यहाँ वो रेस्टोरेंट थे ब्लू फॉक्स, ट्रिंका, फ्लूरी जैसे, जो आज भी इस शहर के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। 19वीं सदी में अंग्रेजी ढंग से बनी न्यू मार्केट आज भी आजादी से पहले के दिनों की झलक दिखलाती है, और इसी मार्केट की 113 साल पुरानी जूइश बेकरी नाहोम्स जिंदा रखे है कलकत्ता के इतिहास के ऐसे अध्याय को जो शायद आने वाले दशक में सिर्फ किताबों और कहानियों में ही मिले। 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता में करीब 6000 जूज ने शरण ली, मगर आज इनमें से केवल 40-50 ही यहां बचे हैं। नाहोम्स विरासत है ऐसे ही एक जूइश परिवार का जो यूरोपियन बेकिंग की डिशेस कलकत्ता के आम लोगों तक लाए। This has been going from the days of the Raj. It's really a Swiss patisserie. It's all European types of cakes and pastries, you see. Of the very popular products and famous, if I may call it, and the legendary products is our rich fruit cake. It's what people call a Christmas cake, and it's a rich fruit cake, and because of the quality and the standards that we've used, and of course my grandfather's recipe, it's become world famous. फ्रूट केक के अलावा नाहोम्स का ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट फज, आमंड टार्ट्स और मार्जिपान काफी मशहूर है कलकत्ता के लोगों में। कलकत्ता का खाना सिर्फ 4 दीवारों में कैद रेस्टोरेंट्स और बेकरीज में ही नहीं, बल्कि यहाँ की खुशमिजाज गलियों में भी बखूबी देखने को मिलता है। स्ट्रीट फूड कल्चर कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही चला आ रहा है। कोलकाता की आबादी का आधी से अधिक हिस्सा अपना दिन का अधिकांश समय सड़कों पर बिताता है। वो चाय खानों में अड्डा जमाता है, चाय पीता है, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाता है और थोड़ा चवेना करता है। उसके लिए झालमुड़ी यथेष्ट है, उसके लिए आलू चाप यथेष्ट है, उसके लिए कबीराजी कटलेट्स यथेष्ट है। जो मोचा कटलेट वहाँ है बड़ा प्रसिद्ध है, जो केले के फूल का बनाया जाता है। आलू और ब्रेड क्रम्स के साथ तली फिश चॉप, गोलगप्पे से मिलते जुलते कलकत्ता के मशहूर फुचके, इन सड़कों की पैदाइश काठी रोल और अंडे में लिपटा लखनऊ से आया मुगलई परोटा यहाँ की गलियों में अपने जायके का रंग घोलते हैं। किसी शहर को करीब से जानना हो, वहां के लोगों की तहजीब और उनकी विरासत को समझना हो, तो इसका सबसे आसान जरिया है वहां का खाना। कलकत्ता का खाना दीवान है इस शहर के इतिहास का। कलकत्ता के खाने की कहानी अधूरी है जब तक जिक्र ना हो यहां बनी मिठाइयों का। और छेने से बनी ये मिठाइयां जिन्हें हम कलकत्ता की खासियत मानते हैं, वो असल में तोहफा है पुर्तगाली व्यापारियों का, जिन्होंने दूध को फाड़ पनीर या छेना बनाने की विधि हिंदुस्तानियों को सिखाई। यूरोप में कॉटेज चीज भी सब देश में है, तो वहां से हम लोग ने मिला। और अभी बंगाली स्वीट्स में बहुत कम है जहां पे पनीर नहीं है, सब में पनीर है, सब में छाना पोर्चुगल से मिला। इस छेने से बना संदेश, जिसे बंगाली में शोंदेश कहते हैं, ऐसी एक मिठाई है जिसे लोग शुभ अवसरों पर शुभ संदेश की तरह ले जाया करते थे, और इन्हीं शुभ संदेशों के कारण इस मिठाई का नाम भी शोंदेश पड़ा।
कलकत्ता की मिठाइयों का स्वाद तो बेमिसाल है ही, मगर इनके साथ जुड़ी हैं कई दिलचस्प कहानियां भी। 19वीं सदी के दौरान जब लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे और उनकी बीवी लेडी कैनिंग खाने पीने की काफी शौकीन थी, एक दिन उनकी फरमाइश थी कि उनके लिए एक खास बंगाली मिठाई बनाई जाए। तो यहाँ के एक हलवाई ने जाफरान, इलायची और छेने से एक गुलाब जामुन के किस्म की मिठाई बनाई और उसका नाम लेडी कैनिंग के आदर में लेडी कैनी पड़ गया। कलकत्ता से अंग्रेजी हुकूमत तो उखड़ गई, मगर लेडी कैनी आज भी यहाँ की मिठाई की दुकानों पे जरूर चखने को मिलती है। छेने से बनी मिठाइयों के अलावा कलकत्ता की एक और मीठी डिश जो सारी दुनिया में मशहूर है वो है मिष्टी दोई। कि गाढ़ा औटाया दूध मिट्टी के कुल्हड़ों में भर दिया जाता है और उसमें जो कुल्हड़ की मिट्टी की सुगंध है और उसका स्वाद है वो आप उस दही में महसूस कर सकते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार दही बनाने की विधि भी हिंदुस्तान पहुंची पुर्तगाली और इंडोनेशियन व्यापारियों के साथ। कलकत्ता हिंदुस्तान के नक्शे पे एक ऐसा शहर है जहां संगम होता है इतिहास के लंबे कालीन पे बिछी कई कला, साहित्य और संस्कृतियों का। कलकत्ता की बिरयानी याद दिलाती है अवध के पतन की। देश के कोने कोने में मिलने वाला चाइनीज खाना विरासत है उन चाइनीज लोगों की जो 19वीं सदी में कलकत्ता आ बसे। और यहां आ बसे ज्यूज की तादाद भले ही कम हो, मगर नाहोम्स बेकरी की शोहरत दुनिया भर में फैली है। इस शहर के दो छोरों को जोड़ता है कलकत्ता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज की ही तरह यहां बहती तहजीब की महानदी के दो छोरों को जोड़ता है यहां का खाना। ये थी कहानी कलकत्ता के खाने की।